नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल धनार्क में। आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे फिनेंशियल प्लानिंग क्या होता है और यह कैसे की जाती है और फिनेंशियल प्लानिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। फिनेंशियल प्लानिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें हम प्लानिंग बनाते हैं, अपने जीवन में आने वाले जो फिनेंशियल गोल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक रास्ता तैयार करते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि इसमें हम अपने पैसों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से अरेंज करते हैं, इस प्रकार से रखते हैं कि महंगाई किस हिसाब से बढ़ेगी, टैक्सेशन किस हिसाब से रहेगा, इन सब बातों को ध्यान में रख के वास्तविक रिटर्न हमको कितना मिल सकता है, इस हिसाब से हम लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फिनेंशियल प्लानिंग में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें पूरा एक रोड मैप तैयार करना होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं फिनेंशियल प्लानिंग के लिए। फिनेंशियल प्लानिंग के लिए 7 स्टेप डिसाइड किया गया है। मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योर करंट फिनेंशियल सिचुएशन। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आप बैठ के ये सोचते हैं कि आपका इनकम कितना है, आपके खर्चे कितने हैं, आपके पास एसेट कितने हैं, आपके पास लाइबिलिटीज़ कितने हैं। इनकम में हर टाइप की इनकम आप बैठ के देखते हैं कि सबसे पहले आपको सैलरी कितनी मिलती है, डिविडेंड्स कहीं से आता है क्या, कहीं इंटरेस्ट इनकम होता है, रेंट इनकम होता है। हर टाइप के इनकम को आप पहले ऐड करते हैं। उसके बाद आप अपने सारे पे आउट मतलब एक्सपेंसेस को देखते हैं कि आपको फूड में कितना खर्च हो रहा है, क्लॉथिंग में, हाउस रेंट है या टैक्स आपका कटता है तो कितना हो रहा है। फिर आप ये भी चेक करते हैं कि इनकम में इसको भी ऐड करते हैं कि कहीं से आपको कोई एक्स्ट्रा इनकम होता है क्या, एसेट्स जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, सेविंग अकाउंट, इस टाइप के मतलब कहीं भी हो रहा है। आप लाइबिलिटीज़ को देखते हैं कि क्या आपने कोई लोन ले रखा है क्या, यदि लोन ले रखा है तो आप उसको माइनस करते हैं। तो इस प्रकार आप अपने पूरे जितने भी सिचुएशंस हैं आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं फिनेंशियल प्लानिंग से पहले। सबसे पहले आप अपने करंट सिचुएशन को समझते हैं कि मैं अभी फ़िलहाल किस जगह पे हूँ। हमको फिनेंशियल कंडीशन अपना पता चल गया। अब दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। यदि भी आपके पास कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, जैसे मान लीजिए किसी की जॉब चली गई या इस टाइप का कोई बड़ा खर्चा आ गया, तो आप एक प्रकार से अपने आप को सेव करने के लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करते हैं। इसमें एक थंब रूल है कि 3 से 6 महीने की जो आपकी खर्चे होते हैं, मंथली खर्च, उसको आप इमरजेंसी फंड के रूप में इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी यदि 30,000 रुपये है और उसका मासिक खर्च 15,000 रुपये है, तो वो 60,000 से 1 लाख रुपए तक का इमरजेंसी फंड उसको क्रिएट करना चाहिए। इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ये थंब रूल है। इसके हिसाब से आप इतना इमरजेंसी फंड कम से कम क्रिएट करके रखना चाहिए। थर्ड और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है बिल्डिंग योर प्रोटेक्शन। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लें। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के मामले में हम काफ़ी सोचते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस लें, कैसा लें। ठीक है, हम अपनी गाड़ी का तो इंश्योरेंस करा लेते हैं, लेकिन अपना इंश्योरेंस हम नहीं कराते हैं क्योंकि उसके लिए कोई बाध्यता होती नहीं है। तो लाइफ इंश्योरेंस हमको कितना लेना चाहिए, ये कॉमन क्वेश्चन आता है। तो इसका एक थंब रूल है कि मान लीजिए आपकी मासिक सैलरी जितनी है उसका 20 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी की मासिक सैलरी 50,000 है तो वो 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले सकता है। और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ऐसा है कि जैसा आप सुरक्षा चाहते हैं, मतलब आप जब बीमार होते हैं तो किस प्रकार के हॉस्पिटल में आप इलाज कराना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बड़े शहर में रह रहा है तो उसके खर्चे बड़े होंगे, कोई छोटे शहर में रह रहा होगा तो उसके इलाज का खर्चा बड़ा होगा। इसी प्रकार से आपको हेल्थ इंश्योरेंस चुनना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस चुनते समय एवरेज 3 से 15 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से एक हेल्थ इंश्योरेंस चुनना चाहिए। इसमें भी कोई फिक्स रूल नहीं है कि इतना ही चुनना चाहिए। जैसे जगह आप इलाज कराना चाहते हैं, सिंपली एक समझिए तो जैसे जगह आप इलाज कराना चाहते हैं उसके हिसाब से कितने खर्च हो सकता है, उसके हिसाब से आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, कराना ही चाहिए। फोर्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके लिए हम फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं वो है हमारा फिनेंशियल गोल।
ठीक है। फिनेंशियल गोल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। जो लक्ष्य 1 साल के अंदर का लक्ष्य है उसे शॉर्ट टर्म गोल कहा गया है, जो 3 से 5 साल के अंदर का लक्ष्य है उसे मीडियम टर्म, और 5 साल से ज़्यादा का लक्ष्य है उसे लॉन्ग टर्म गोल कहा गया है। शॉर्ट टर्म गोल में जैसे आप कोई छोटा सा एक विजिट प्लान कर रहे हैं, कहीं दूसरे जगह जाना है, ठीक है। मीडियम टर्म गोल में जैसे किसी को 3 से 5 साल में कोई एक गाड़ी लेनी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल में बच्चे की शादी, बच्चे का एजुकेशन और सबसे ज़रूरी अपना रिटायरमेंट। तो इस प्रकार से अलग अलग समय के लिए अलग अलग लक्ष्य होते हैं, और उन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही हम लोग ये कर रहे हैं फिनेंशियल प्लानिंग। तो ये आपका सबसे ज़रूरी होता है, हम अपने लक्ष्य को एक बहुत सही तरीके से आइडेंटिफाई करें। और हमको सबसे पहले ये भी जानना होता है कि इस शॉर्ट टर्म में जो ये गोल है इसका एक अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए मुझे रिटायरमेंट के समय 5 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, तो वो 5 करोड़ की आवश्यकता किस ब्याज से मुझे मिल सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो सकता है। इस प्रकार से मैं एक रफली कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने गोल के हिसाब से एक अमाउंट, और वो अमाउंट मुझे किस एसेट क्लास से मिल सकता है उसकी मैं एक प्लानिंग करूँगा। फिफ्थ और ये भी इम्पॉर्टेंट फिनेंशियल स्टेप्स है, प्रिपेयर योर पर्सनल फिनेंस प्लान। मतलब आपने अपने लक्ष्य को डिसाइड कर लिया कि मुझे कितने टाइम पे कितने पैसे की आवश्यकता है, अब उसके हिसाब से आप एसेट चुनेंगे। जैसे मान लीजिए आपके जो लंबे लक्ष्य हैं उसके लिए आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स चुन सकते हैं। जैसे आपके जो छोटे लक्ष्य हैं उसमें, क्योंकि छोटे लक्ष्य में आपको जल्दी पैसे चाहिए, तो आप उसमें कम रिस्क की एसेट्स में पैसे लगा डालेंगे, जैसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं, पीपीएफ। जैसे आपको टैक्स प्लानिंग करनी है और बाकी लक्ष्यों की भी प्लानिंग करनी है तो आप पीपीएफ चुन सकते हैं, आप एनएससी चुन सकते हैं। आप अगर म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसा आपके लक्ष्य का टेन्योर है, जितना टाइम आपको अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप एक प्लान बनाते हैं कि मुझे इतने अमाउंट, मान लीजिए 2 लाख रुपए का अमाउंट है, तो 2 लाख रुपए के अमाउंट पाने के लिए मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है और उसको पाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा। 6th स्टेप है इम्प्लीमेंट योर फिनेंशियल प्लान। मतलब आपको अब डिसाइड तो हमने कर लिया कि किसके लिए कितना पैसा चाहिए। अब इसके लिए हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है। जैसे मान लीजिए मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मुझे डीमेट अकाउंट खोलना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा, ब्रोकर के पास केवाईसी कराना होगा। मान लीजिए मुझे अलग से सेविंग एक अकाउंट रखना होगा, जैसे मान लीजिए उसमें मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है कि इसमें आप क्या करते हैं कि इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं और आपने जो प्लान बनाया हुआ है उस प्लान पे आप स्टिक रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 7th और लास्ट स्टेप है पीरियडिकली रिव्यू योर प्लान। फिनेंशियल प्लानिंग कोई एक बार का एक्टिविटी नहीं है कि आपने किया और छोड़ दिया। आपको क्या करना है कि इसमें एक सीरियस कमिटमेंट चाहिए रहता है, और पीरियडिकली आप इसको रिव्यू करें। हर 6 महीने में रिव्यू करें कि आपका जो फिनेंशियल प्लान है आप उसके कितने पास पहुँचे। और आप जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई बड़ा घटना हो तो भी आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए किसी की जन्म हो गई, किसी की मृत्यु, या इस टाइप का कुछ घटना हो गया, तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा बहुत माइनर और मेजर इसको रिवीजन कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है आप उसके पास पहुंचे हैं या थोड़ा सा दूर रह जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें इम्प्लीमेंट करने की और आवश्यकता है। इस प्रकार आप इसको टाइम पे रिव्यू करते रहें अपने प्लान को। अब वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ फिनेंशियल टिप्स देता हूं जिससे आप फिनेंशियल प्लानिंग को आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले कि लोग सोचते हैं कि मैं अगले साल से फिनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करूंगा, अगले साल से सेविंग स्टार्ट करूंगा। तो आज का जो समय है वो सबसे इम्पॉर्टेंट समय है। स्टार्ट नाउ। आप मिड 30 में है, 40 में है, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे आपके पास उतना ज़्यादा समय रहेगा, आप उतने अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा, आप बी ऑनेस्ट योर सेल्फ। मतलब आप अपने आप से कम ईमानदार रहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से ईमानदारी से आप करते रहिए। तीसरा टिप्स है आप सेंसिबल रहें। मतलब
आप इतना गोल ना बना लें कि वो रियलिस्टिक ना हो, और जो आपका रेट ऑफ रिटर्न है वो भी रियलिस्टिक ना हो। चौथा जो है वो आपका टिप्स है कि अपने प्लान को आप रिव्यू करते रहिए और जैसा ज़रूरत हो उसको एडजस्ट करते रहिए। और पांचवा टिप है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को, आप ऐसा नहीं कि आपने उसको वहाँ से निकाल लिया और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर लिया। एक काम आप कर सकते हैं, यदि आप गोल के पास आ गए हैं और आपका पैसा जितना आपने इकट्ठा करना चाहते थे वो हो गया, तो उसको निकाल के आप सेफ एसेट में डाल सकते हैं। और 6 और सबसे लास्ट है कि इट्स योर मनी एंड नो वन एल्स विल डू योर वर्क फॉर यू। मतलब आपका ये पैसा है और जो आप अपने लिए कर सकते हैं, कोई दूसरा फिनेंशियल प्लानर अपने लिए, आपके लिए वो कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि आप जितना अच्छे से अपने आप को जानते हैं उतना मेरे ख्याल से कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो आप अपने हिसाब से अपना निर्णय यदि स्वयं लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं इसमें यदि कोई सुधार होगा तो और सुधार करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।